नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हमारा खास न्यूज़ बुलेटिन पांच शहर पांच खबर में हम बात करेंगे देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की, फिर यूपी निकाय चुनाव पर तारीख पर लगती तारीखों की, और उसके बाद नेपाल में बिकनी किलर की रिहाई की, फिर उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर मंजूरी की, और आखिर में झारखंड में पत्र पॉलिटिक्स की। तो शुरू करते हैं ये खास न्यूज़ बुलेटिन पांच शहर पांच खबरों में बड़ी खबर का। देश में फिर से कोरोना वायरस की नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है और इसके साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को 100% टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, कोरोना ने दस्तक दे दी है और ऐसे में यूपी सरकार का अगर जिक्र करें तो सतर्क नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी किए हैं। जी देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेते हुए जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ में भी उन्होंने मीटिंग करी थी। मीटिंग में कोविड-19 पे जो बैठक हुई थी, बैठक में तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे और कहा था कि जिस तरीके से कोरोना वायरस एक बार दोबारा से फैल रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उन्होंने जो गाइडलाइन में कहा और पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन कराने की भी बात यहाँ पर कही है और कहा है कि यूपी पुलिस जो है सभी लोगों से मास्क लगाने की बात कही जाए और इनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो खुद कराएं। यूपी पुलिस को भी खाद गाइडलाइन में ये कहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें यूपी पुलिस भी, और तमाम जो लोग यहाँ भीड़ वाले इलाकों में रहते हैं उनसे भी लोगों से अपील करने की बात कही है कि कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस एक बार दोबारा से दस्तक दे चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर या अलग अलग राज्यों में जो है दस्तक दे रहा है, तो उसी को देखते तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करी थी और यही आपातकालीन जो बैठक बुलाई गई थी उसमें साफ साफ कोरोना वायरस को देखते हुए सभी को जो है दिशा निर्देश दिए और कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस एक बार दोबारा से फैल रहा है इसे किस तरीके से रोका जाए, तो उसी को जो है उत्तर प्रदेश सरकार अब की बार अलर्ट हो चुकी है। क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैला था, तो अब की बार जो लहर है वो काफ़ी तेजी से लहर फैल आ रही है, तो उसी को देखते हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यूपी सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये चेतावनी दे दिया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है इस पर किस तरीके से रोकथाम की जाए। लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही जो मार्केटिंग में जो लोग जाते हैं मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि नया 25 दिसंबर है उस पर भी लोग काफ़ी भीड़ भाले इलाकों में जाते हैं, तो उसको देखते हुए नोएडा पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और लोगों से अपील भी कर रही है और साथ ही न्यू ईयर का भी जो है न्यू ईयर आ रहा है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोग जो है लोगों से पालन करा रही है यूपी पुलिस। और कहा जा रहा है कि अब की बार जो कोरोना की जो लहर है वो काफ़ी तेजी से फैल रही है, तो उसी को देखते हुए अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट हो चुकी है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस एक बार दोबारा से दस्तक दे चुका है तो उसे किस तरीके से रोकथाम के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो अब की बार सरकार ने पहले से ही प्लान बना लिया और कहा है कि अब की बार कोविड से जो है निपटने के लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार है और साथ ही इस पर जो है सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर लिया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है इसमें जो है बूस्टर डोज की बात की जाए, कोरोना वायरस के जो लगती थी वैक्सीन लगती थी उस पर भी पहले से ही विचार बनाया और कहा है कि जैसे कोरोना वायरस बुखार की तरह लोगों को फैल रहा है तो इस पर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है कैसे करे, किस तरीके से अभी से ही प्लानिंग जो है उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विचाराधीन याचिका पर अब शनिवार को सुनवाई होगी। खंडपीठ ने यह आदेश रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे और अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिया है। बता दें कि बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाओं की तरफ से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में आज फिर फैसला नहीं आ सका है। आज सुनवाई हुई लेकिन आज फैसला नहीं आया। चौथे दिन लगातार सुनवाई हुई और चौथे दिन सुनवाई होने के बाद भी
फैसला नहीं आया है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं हाईकोर्ट के फैसले पर, वो चाहे राजनीतिक दल का हम जिक्र करें या फिर आम जनता का जिन्हें मतदान करना है, सभी लोगों की निगाहें अब हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई हैं। सोमवार को स्पेशल बेंच लगाकर सुनवाई की संभावना जताई गई है। यूपी निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से दरअसल ये पूरा मामले पर सुनवाई आज जारी रही, लेकिन मामला टल गया है और आज एक बार फिर से मामले पर फैसला नहीं आ पाया है। ऐसे में एक बार अब सोमवार को ये आशंका जताई जा रही है कि फैसला आ सकता है। लिस्टिंग में 61वें नंबर पर निकाय चुनाव की फाइल थी जिसकी सुनवाई की गई। कल से उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश भी रहेगा, लेकिन अवकाश के दरमियान भी इस मामले को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की, और सोमवार को स्पेशल बेंच लगाकर सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर के आज भी मामले का फैसला नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि दरअसल निकाय चुनाव को लेकर के आज चौथी दिन लगातार सुनवाई जारी रही, लेकिन इस चौथे दिन भी फैसला नहीं आ पाया है और अब मामले की सुनवाई एक बार फिर से होगी। आपको बता दें कि टल गई है। अब ये माना जा रहा है कि सोमवार को स्पेशल बेंच के जरिए सुनवाई होगी। काफ़ी लंबी लिस्टिंग के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई बताया जा रहा है। लिस्टिंग में 61वें नंबर पर निकाय चुनाव की फाइल थी और कल से उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश भी रहेगा। बावजूद इसके सुनवाई इस मामले की जाएगी बताया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने स्पेशल बेंच में सुनवाई की मांग की है और ये माना जा रहा है कि सोमवार को सुनवाई होगी। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आज एक बार फिर से फैसला नहीं आ पाया और माना जा रहा है कि अब अगले दिन के लिए टाल दिया गया है और अगले दिन संभवतः सुनवाई होगी। क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, मैं योगेश आपको बता दूं, जिस तरह से आज जो सुनवाई होनी थी इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि कल भी देखा जा रहा है कि जो सुनवाई होनी है कल अधिसूचना पे सुनवाई आती है या ऐसे ही मामला टलेगा। हालांकि जो याचिकाकर्ता है उसने जो है मांग किया है स्पेशल बेंच की। अब देखने वाली बड़ी बात है क्या स्पेशल बेंच में भी इसकी सुनवाई होती है या फैसला इसी तरह आगे बढ़ेगा। जी योगेश, बिल्कुल, कल से अगर शीतकालीन अवकाश का हम जिक्र करें तो वो भी हाईकोर्ट के शीतकालीन अवकाश भी कल से शुरू हो रहा है। बिल्कुल योगेश, बता दूं कल से जो है ये शीतकालीन अवकाश भी जो है शुरू हो रहा है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उसका जो कहना है, उसने मांग किया है स्पेशल बेंच की, तो स्पेशल बेंच में अब इसकी कल देखना होगा क्या सुनवाई होगी या शीतकालीन अवकाश के बाद जो है उस पर अधिसूचना पर फैसला आता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चंदन वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से सीधे लाइव, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से आज मामले पर फैसला नहीं आ पाया है और ये माना जा रहा है कि अब अगले दिन सुनवाई होगी तो फैसला आ सकता है। नेपाल की जेल में बंद बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को आज ही डिपोर्ट करने की तैयारी है। फ्रांस दूतावास ने शोभराज के नाम पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन को सौंप दिए हैं और उसे दुबई होते हुए फ्रांस रवाना करने की तैयारी भी चल रही है। शोभराज को आजीवन नेपाल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जेल प्रशासन ने 22 दिसंबर को शोभराज की रिहाई से इनकार कर दिया था। प्रशासन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ नहीं है और इसमें यह जिक्र नहीं है कि किस मुकदमे में रिहा करने को कहा गया है। इसके अलावा शोभराज के वकीलों को भी मिलने नहीं दिया गया। दरअसल चार्ल्स शोभराज पर कई मामले चल रहे हैं और इस समय शोभराज 2 विदेशी युवतियों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा शोभराज एक हत्या के प्रयास और जेल में हुए मर्डर अटेम्प्ट मामले में भी दोषी पाया गया था। जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ स्पष्ट होने के बाद ही छोड़ने की बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। शिवम, जेल से रिहा हुआ बिकनी किलर। देखिए, बिल्कुल योगेश, चार्ल्स शोभराज जिसे कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे मशहूर किलर। वो ना तो दाढ़ी रखता था, ना उसका खौफनाक चेहरा था, एक मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पर वो रखता था। उसको रिहा कर दिया गया है आज नेपाल की जेल से। 78 साल का चार्ल्स शोभराज
कई खूंखार अपराधों में जेल में सजा काट रहा था। उसे 20 साल की सजा सुनाई थी नेपाल में कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए, योगेश मुझे थोड़ा इको आ रहा है, उसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए उसकी जो 20 साल की सजा थी उसको 19 साल किया गया और 78 साल के चार्ल्स शोभराज की आज रिहाई हो गई है। चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। बिकनी किलर इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक इनसाइड स्टोरी है योगेश। इनसाइड स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। थाईलैंड में शोभराज ने 5 महिलाओं का कत्ल किया था। वो ये महिलाएं ऐसी थी जो बिकनी पहना करती थी। हालांकि आमतौर पर महिलाएं बिकनी पहनती हैं, लेकिन बिकनी पहनी हुई महिलाओं को खास तौर पर ये अपना निशाना बनाता था चार्ल्स शोभराज। और उसके बाद इसकी 1972 में भारत में गिरफ्तारी हुई। भारत में भी तकरीबन 21 साल ये जेल में रहा शोभराज, और इसने जेल को तोड़ने का प्रयास किया। जेल तोड़ के एक बार भाग गया था योगेश ये भारत से। उसके बाद इसे फिर गोवा में इसकी गिरफ्तारी होती है, गोवा लाया जाता है, फिर भारत में आ गया, फिर जेल में शिफ्ट किया गया इसको। उसके बाद 1997 में इसकी 21 साल की सजा पूरी हुई। उसके बाद ही चला जाता है पेरिस, और पेरिस वहां कुछ दिन शांति से बिताता है। हालांकि वहां भी इसने कुछ अपराध किया था। उसके बाद 2003 में ये योगेश रुख करता है नेपाल का दोबारा से। तो नेपाल जाता है और फिर वहां पर ये नेपाल की कोर्ट इसको सजा सुनाती है 20 साल की, और आज चार्ल्स शोभराज को रिहा कर दिया गया है। बेहद खूंखार अपराधी जो कई मामलों में इसको तकरीबन 9 देशों की पुलिस खोज रही थी, मोस्ट वांटेड था 9 कंट्रीज के अंदर। ये सबसे ज्यादा कहां रहा है, 1944 में इसका जन्म हुआ था वियतनाम। लेकिन इस बीच ये भी जिक्र किया जा रहा है कि अब दुबई होते हुए फ्रांस इसको डिपोर्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए दुबई के जरिए इसको फ्रांस डिपोर्ट की तैयारी की जाए, लेकिन अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी फिलहाल कुछ नहीं है कि आखिरकार प्रिंस चार्ल्स शोभराज है, आखिरकार पुलिस इससे अब किस कंट्री की पुलिस। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब इसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सेहत का हवाला देके इसकी रिहाई हुई है, क्योंकि 20 साल की सजा इसे मुकर्रर हुई थी। 20 साल इसको सजा काटनी थी, लेकिन उम्र हो गई है, अब 78 वर्ष का हो गया है चार्ल्स शोभराज, और 78 साल की उम्र में कोर्ट को लगा कि अब इसको रिहा कर देना चाहिए। और उसे अपने गुनाहों का उसने कबूलनामा भी किया और उसको उसका एहसास भी है। तो 1944 में मैं बता रहा था योगेश, 1944 में इसका वियतनाम में जन्म हुआ था। इसके बाद इसकी माँ को फ्रांस के एक सैनिक से प्यार हो जाता है वियतनाम में, और फिर उसके बाद ये फ्रांस आता है अपनी माँ के साथ। फ्रांस में इसकी नागरिकता इसको मिल जाती है, और सबसे ज्यादा समय इसने योगेश फ्रांस में बिताया है और एशिया में बिताया है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कानून को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब उसे राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि राज्य में जबरन धर्मांतरण की जो शिकायतें मिल रही थी, उसी को देखते हुए सरकार ने इस कानून को सख्त बनाने का काम किया है। जरूरत महसूस की जा रही थी, और कुछ लोग जबरन, कुछ लोग लालच देकर धर्मांतरण का जो कृत्य यहाँ पर कर रहे थे, उस पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस कानून को है, और बहुत तीव्रता के साथ जो है इसको कैबिनेट में मंजूरी दी गई। आज राजभवन से भी इसको मंजूरी मिल गई। आने वाले समय में उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई भी गलत कृत्य न हो, कोई भी धर्मांतरण जैसा जो है कृत्य यहाँ न कर सके, इसको लेकर ये सख्त कानून लागू हो गया है, और 100% मुझे उम्मीद है कि अब उत्तराखंड में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, धर्मांतरण कानून को लेकर के राजभवन से भी हरी झंडी मिल गई है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि एक और बड़ी उपलब्धि धामी सरकार के खाते में यहाँ पर जुड़ गई है। जो शिकायतें प्रदेश भर में मिल रही थी विभिन्न जगहों पर, खासतौर पर उधम सिंह नगर की बात हो या हरिद्वार या फिर देहरादून की बात हो, जहां पर जबरन धर्मांतरण की जो शिकायतें मिल रही थी, उसको लेकर जनता की मांग थी कि एक सख्त कानून यहां पर बनाया जाए, ताकि जो इस तरह के जबरन धर्मांतरण प्रदेश भर में हो रहे हैं उस पर विराम लग सके। जो इसके पीछे जो लोग हैं जो जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको कड़ी सजा यहाँ पर मिल सके। उसी को देखते हुए सरकार ने ये कह सकता है कि जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक था उसमें संशोधन करने का काम यहाँ पर किया गया। उस विधेयक को सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया गया। सदन से पास ध्वनि मत से विधेयक पास हुआ, और अब राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद ये पूरी तरीके से अधिनियम यहाँ पर बन गया। एक नया कानून
सख्त कानून यहाँ पर धामी सरकार की तरफ से इसको लेकर बनाने का काम किया गया है। जैसे इसके कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी यहाँ पर हो जाएगा तो पूरे प्रदेश भर में कह सकते हैं कि जबरन जो धर्मांतरण के जो मामले आ रहे थे उस पर पुलिस त्वरित गति से यहाँ पर कार्रवाई कर पाएगी। जो लोग इस तरह के अपराध यहाँ पर करेंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। खासतौर पर उनके खिलाफ 3 से लेकर 10 साल तक की जो सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया उसके तहत उनको जेल में डालने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि अभी इस राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद जो ये विधेयक था उस विधेयक में सीधे तौर पर इस बात को लेकर अंकित कर दिया गया है कि जो जबरन धर्मांतरण करेगा वो अपराध की श्रेणी में यहाँ पर उसे कहा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। और यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग इन सब चीजों का मजबूरीवश जो आम जनता का फायदा यहाँ पर उठा रहे थे उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और उत्तराखंड में जो सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने की जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि जबरन धर्मांतरण के माध्यम से यहाँ पर लोगों के बीच में जो आपसी भाईचारा है, प्यार है, उसको बिगाड़ने का काम किया जाए, उस पर भी विराम यहाँ पर लग पाएगा। जी बिल्कुल अभय, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से कुछ घुसपैठियों का भी जिक्र किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी किया गया और ये कहा गया कि दरअसल राज्य का जो माहौल है उस माहौल को बिगाड़ने की करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सरकार का और क्या अगला सख्त कदम नजर आ सकता है इस क्षेत्र में? बिल्कुल, इसमें ये कह सकते हैं कि जो धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 है इसमें 2 तरीके के अपराधों को यहाँ पर शामिल किया गया है। एक जो जबरन धर्मांतरण यहाँ पर कराने का काम किया जा रहा है, दूसरा जो सामूहिक धर्मांतरण यहाँ पर हो रहा उस पर भी विराम लगाने का काम यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मजबूरी बस अपना धर्म परिवर्तन करने की बात तो यहाँ पर स्वीकारते हैं और पैसों के लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो सब चीजों उन सब चीजों पर भी यहाँ पर विराम लग पाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में पुलिस की तरफ से इस कानून के बन जाने के बाद खुले तौर पर ये कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि इस तरह के जब मामले यहाँ पर आते थे तो सख्त कानून ना होने की वजह से ना तो अपराधियों को कड़ी सजा यहाँ पर मिल पाती थी और ना ही ऐसे में जो आम जनता जो परेशान हो रही थी, जिसको इसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसको भी राहत नहीं मिल पा रही थी। अब वो इन सब चीजों से चलते ये कह सकते हैं कि उसे बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाएगी। जो लोग इसके पीछे होंगे उनको कड़ी सजा मिलेगी। जिनकी मंशा जबरन धर्मांतरण कराने की थी या सामूहिक धर्मांतरण करा के आपसी सौहार्द बिगाड़ने की जो भावनाएं थी उन लोगों के लिए एक नजीर यहाँ पेश हो जाएगी। वो सजा का प्रावधान देखते ही अपना वो इरादा बदल देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कवित्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से सरकार अब धर्मांतरण मामले को लेकर के सख्त नजर आ रही है और अब कानून भी उत्तराखंड में बन चुका है। झारखंड में ईडी की टीम की तरफ से हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में जिस तरह से जेल में बंद आरोपियों और सरकार के करीबी लोगों के बीच की बातचीत सामने आई है, इससे हाईकोर्ट सख्त दिखाई पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार और उनके करीबी लोगों का हस्तक्षेप दिखाई पड़ रहा है, वैसे जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। बता दें कि पत्र में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और महाधिवक्ता के बीच हुई बातचीत के साथ साथ जेल में बंद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और साहेबगंज के एक करीबी के बीच बातचीत का जिक्र किया गया है। तो झारखंड में लगातार जिस तरह से ईडी और सरकार आमने सामने नजर आ रही है और इस कड़ी में एक और कदम देखने को मिला है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ राकेश कुमार हमारे सहयोगी सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, अब जिस तरह से पूरा मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, अब तो मामले की सीबीआई जांच की बात भी सामने आ गई है और वो भी हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है। देखिए, ये बड़ी बात कही जा सकती है और जिस तरीके से देखा होगा आपने कि जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था ईडी की तरफ से, उसके बाद से ही हाईकोर्ट ने लगातार इस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी और खास करके बरहड़वा वाले मामले में कहा जा रहा है कि मंत्री का नाम है, पंकज मिश्रा का नाम है और कहीं ना कहीं इन 2 बड़े नामों के बीच अब जांच की आंच आती नजर आ रही है कि आने वाले समय में इसकी जांच हो सकता है कि सीबीआई से कराई जा सकेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो तथ्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर हाईकोर्ट में भी कहीं ना कहीं सुनवाई हुई
और उसके बाद से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जांच का दायरा बढ़ भी सकता है और कई बड़े लोगों पर शिकंजा कसा भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बातचीत हुई है उसकी जो कहा जा सकता है कि टेक्स्ट कॉपी ईडी ने हाईकोर्ट में दायर किया है और उसके बाद से सारी चीजें एक बार फिर से नए सिरे से देखी जा रही हैं कि आखिर कहीं जांच को प्रभावित तो करने की कोशिश सरकार और उनके सहयोगियों की तरफ से तो नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि कई और नाम शामिल हो सकते हैं और कई नाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में सरकार लगातार अभी तक किसी भी मामले को लेकर के कहीं न कहीं अदालत का रुख करने की बात कहा करती थी, चुनौती देने की बात कहा करती थी। लेकिन अब जिस तरीके से अदालत का ये सख्त रुख देखने को मिला है, ज़ाहिर तौर पर नाराज़गी कहेंगे सरकार के खिलाफ। ऐसे में ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ईडी ने सबूत पेश किए हैं खास करके और जो बातचीत का टेक्स्ट भेजा है खास उसमें जो चीजें हैं उसको देखकर लगता है कि जेल में बंद लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कानून के दायरे से आ जाता है। और साफ तौर पे लगता है कि इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो उसमें शामिल लोगों से पूछताछ भी हो सकती है। तो जिन लोगों से बातचीत हुई होगी, पंकज मिश्रा चूंकि गिरफ्त में है ईडी के और जेल में है फिलहाल, उनका इलाज भी चल रहा है और वैसे में टेलीफोन पे मोबाइल पे बातचीत अगर हो रही है किसी के साथ तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसकी जांच आगे कराई जा सकेगी। और जिस तरीके से पहला दूसरा मामला आया है, पहले कहा जा सकता है कि पिंटू के द्वारा किस तरीके से बातचीत की गई थी महाधिवक्ता से, उसके तथ्य सामने आए थे और पंकज मिश्रा भी एक अपने सहयोगी को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश कर रहा था कि ईडी के खिलाफ आंदोलन किया जाए और उसकी तैयारी पूरे इलाके में की जाए। तो इस तरह की चीजें जब सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं सारे लोगों से बातचीत होगी और ये जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी कि इसमें कौन कौन से बड़े अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त राकेश, होगी। ये कहा जा सकता है कि ईडी की जांच के बेंच के दौरान जिस तरह से ये कमेंट सामने आया है हाईकोर्ट का, अब सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है, ज्यादातर अंदेशा यही जताया जाए। ये बड़ा मामला तो है ही, खास करके खनन को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके ईडी काम कर रही है और जिस तरीके से कुछ सबूत कुछ तथ्य के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है और उसमें कई बड़े नाम भी आए हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ भी सकता है और जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे, राजनीतिक हलचलें भी तेज होती रही हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी को भी हो सकता है कि जांच में शामिल कराया जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आपराधिक घटनाएं भी हो सकती हैं और खास करके जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला आया है तो उस भ्रष्टाचार की जांच हो सकता है कि सीबीआई की तरफ से कराने की बात कही जाए। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है और किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से अब हाईकोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि दरअसल मामले को लेकर के सीबीआई को ही पूरा मामला सौंप देना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे होता क्या है। 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।